हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 35 डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास 10th के हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब तक हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी स्टडी को फर्दर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन में राष्ट्रवादी प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है और किस प्रकार से जो ब्रिटेन है वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात करें तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो एक खास प्रक्रिया थी, क्योंकि ब्रिटेन में आपको ना ही किसी प्रकार की उथल पुथल देखने को मिलेगी, ना ही किसी प्रकार की क्रांति हुई, बल्कि वहाँ पर जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय तक चली। और उस एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम ही था कि जो ब्रिटेन है वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हो जाता है। अगर हम 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित नहीं था, बल्कि वहाँ पे अंग्रेज़, आयरिश, स्कॉटिश आदि पहचान रखने वाले लोग थे। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे अंग्ल राष्ट्र के पास धन, संपत्ति और सत्ता में जैसे जैसे वृद्धि होती चली गई, इन्होंने अपने राष्ट्र के प्रभुत्व को और भी ज़्यादा संपन्न बनाने में सफल हो गए और इसे टकराव की स्थिति और संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि 1688 में आकर के संसद के द्वारा राजतंत्र से सत्ता छीन ली जाती है। कहने का मतलब है कि 18वीं सेंचुरी के बाद जब अंग्ल राष्ट्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो अपनी सत्ता को समृद्ध कर लेते हैं। उसके बाद संसद के द्वारा राजतंत्र से यानी राजा से उनकी शक्तियां छीन ली जाती है और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाता है। और इसके कुछ समय के पश्चात 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक गठन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस गठन के बाद ही आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड है उनका दबदबा स्कॉटलैंड के ऊपर बढ़ जाता है, यानी इंग्लैंड अपना प्रभुत्व स्कॉटलैंड के ऊपर स्थापित कर लेती है और व्यवहार में इंग्लैंड जो है वो केंद्र में आ जाती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। इसके बाद अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड उस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था और वहाँ पर टकराव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे 1798 में वहाँ पे विद्रोह होते हैं। लेकिन इस विद्रोह में असफल होने के बाद 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। और उसमें शामिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, जिसमें आंग्ल संस्कृति और का प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही साथ जो ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह हैं, ब्रिटानी झंडे हैं और राष्ट्रीय गान है गॉड सेव अवर नोबल किंग, इन सबको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। अगर हम यूनान के बारे में बात करें तो 15वीं शताब्दी में यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसके पश्चात जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं पूरे यूरोप में फैल गई थी, उसी का प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो यूनानी लोग हैं उनके मन में स्वतंत्रता की भावना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है 1789 की क्रांति थी उसके बाद, क्योंकि इस क्रांति से पूरे फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो ये लोग भी उन विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और इसी से प्रभावित होकर 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया जाता है। साथ ही साथ यूनान से बाहर रह रहे लोग भी जो थे वो यूनान के लोगों को सपोर्ट करते हैं और पश्चिमी यूरोप में रहने वाले लोगों का भी सपोर्ट मिल जाता है यूनानियों को, जिसकी वजह से स्वतंत्रता संघर्ष काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पूरे यूनान में फैल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कवि और कलाकारों ने भी इस स्वतंत्रता संघर्ष में पार्टिसिपेशन दिखाया। साथ ही साथ एक फेमस कवि भी थे, अंग्रेज़ी कवि लॉर्ड बायरन। इन्होंने भी यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने बहुत सारी धनराशि इकट्ठा की, चंदा इकट्ठा किया ताकि वो युद्ध के लिए जा सकें।
लेकिन आप देखेंगे कि 1824 में वो उन्हें बुखार हो जाता है और बुखार से पीड़ित होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ समय के पश्चात 1832 में यूनान की संधि होती है, एक समझौता होता है कुस्तुनतुनिया के साथ, और इस समझौते के बाद यूनान जो है उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी यूनान इस संधि के पश्चात जो है स्वतंत्र या आज़ाद हो जाता है और इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में गठित कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद बाल्कन समस्या की। अगर हम बाल्कन क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का ही क्षेत्र है और 1871 के बाद यहाँ पर समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भौगोलिक और निर्जातीय रूप से काफ़ी हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आज के समय का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो बाल्कन क्षेत्र में शामिल हैं जो आज के समय के हैं, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को स्लाव कहा जाता था। साथ ही साथ बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में था, उनके नियंत्रण में था। इसके बाद आप देखेंगे बाल्कन साम्राज्य में राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत तेज़ी से फैलने लग जाती है और साथ ही साथ ऑटोमन साम्राज्य में विघटन की स्थिति बन जाती है, जिससे ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी ज़्यादा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से बाल्कन क्षेत्र में जो अलग अलग स्टेट हैं या अलग अलग प्रांत हैं या अलग अलग क्षेत्र हैं वो अपने आप को यूरोप से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि वो स्वतंत्र हो गए। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र में टकराव और भी ज़्यादा गहरे होने लगते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टेट है ये आपस में टकराव करने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट अपने आप को शक्तिशाली स्थापित करने के लिए वो दूसरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं उनके बीच में भी कंपटीशन हो जाता है। अगर यूरोपीय शक्तियों की बात करें तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश थे जो अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए वो इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से समस्या और भी ज़्यादा गहरी होने लग जाती है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे युद्ध होते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध होता है, जो इन्हीं समस्याओं का, इन्हीं टकरावों का परिणाम है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बाल्कन क्षेत्र में समस्या का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन क्षेत्र के अंतर्गत, इन स्टेट के अंतर्गत जितने भी प्रांत आ रहे थे, जितने भी क्षेत्र आ रहे थे, वो सारे क्षेत्र अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली करने के लिए दूसरे क्षेत्र पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और भी ज़्यादा गठित करने के लिए इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और इसी का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? तो इसमें आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरित करने की कोशिश करता, लोगों के बीच में जा कर के उनको उत्साहित करने की कोशिश करता और स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जागरूक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आपको वर्कशीट में ही मिल जाएगा। आप देखिए ऊपर ही दिया गया है, ये रहा आंसर। इसमें से आप देख के लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया है वो कोई एक अनोखी प्रक्रिया है। यहाँ पे किसी प्रकार की हमें उथल पुथल या क्रांति देखने को नहीं मिलती, बल्कि एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम ही यहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधाराओं का तेज़ी से बढ़ना है, जिससे राष्ट्र राज्य का गठन होता है। 1688 में संसद के द्वारा राजतंत्र की शक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है और उसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। साथ ही साथ ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह हैं इनको खूब बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो अभी हम लोगों ने बाल्कन स्टेट के बारे में पढ़ा था, बाल्कन की समस्या, कि बाल्कन की जो भौगोलिक और निर्जातीय स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र स्थापित है, जैसे क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि। और इन क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं के फैलने के साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जितने भी क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यूरोप की शक्तियाँ, जिसमें आपकी इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ये अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती हैं, जिससे समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और इसी का परिणाम हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। आई होप आप लोगों को ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। अगर हम बात करते हैं 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय की, तो आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति से समाज में एक नई विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक घटना थी। और फ्रांसीसी क्रांति से ही समानता, स्वतंत्रता, एक भाषा, एक कानून, लोकतंत्र, एक प्रकार का राष्ट्रीय चिन्ह जैसे विचार हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ इन विचारों से पूरे यूरोप के जितने भी देश थे, उन सभी के साथ साथ यूनान और बाल्कन जैसे देशों में भी राष्ट्र राज्य का गठन किया जाता है। और इस विचार के प्रचार प्रसार की वजह से ही लोगों के मन में राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्पन्न होती है और लोग इससे प्रेरित होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट 35, जिसमें हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से रिलेटेड फर्दर स्टडी करी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।